नमस्कार, बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रभात। बड़ी खबर में आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की। बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उत्तराखंड युवा हो गया है, 25 साल का एक युवा। लेकिन जब उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग किया गया था, तो क्या सपना था, क्या मकसद थे? कितना इन 25 वर्षों में हम उस मकसद को पूरा कर पाए हैं? एक बच्चे को जब पैदा किया जाता है, तो उसके बाद उसके युवा होने तक कौन-कौन से सपने उसके लिए देखे जाते हैं? क्या वो सपने पूरे हुए हैं? पहाड़ बनाम मैदान की बात करें या फिर हम ये बात करें कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के ही काम आए। ये जो मकसद था, ये जो ध्येय वाक्य बनाया गया था उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने से पहले, तो क्या इसे पूरा कर पाए? और क्या उत्तराखंड क्रांति दल जिसने इसको लेकर एक बड़ा आंदोलन छेड़ा था, क्या वो आंदोलन अपने मकसद तक पहुंच पाया? इन सभी को लेकर हम बात करेंगे और चाहेंगे कि आज की बात का जो निचोड़ है वो इस तरह से निकले कि अब तक क्या हम उस टारगेट को अचीव कर पाए हैं, नहीं अचीव कर पाए हैं, तो उसको क्या और कितनी रफ्तार देनी है ताकि आज का जो युवा उत्तराखंड है, वो और तेजी से अपनी युवा पीढ़ी को आगे बढ़ते हुए, अपनी पूरी जनता को आगे बढ़ते हुए, पूरे देश में एक और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से योगदान दे सके। हमारे साथ जो अलग-अलग राजनीतिक दलों से मेहमान जुड़े हुए हैं, पहले उनसे हम आपका परिचय करवा देते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएँगे। हमारे साथ कांग्रेस से मंजू त्रिपाठी जी जुड़ी हुई हैं। उत्तराखंड क्रांति दल से हमारे साथ शकुंतला देवी जी इस चर्चा का हिस्सा होंगी और वरिष्ठ पत्रकार रविंद्रनाथ कौशिक जी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे। हमारे साथ मंजू जी जुड़ चुकी है, बाकी सब हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। मंजू जी, 25 साल उत्तराखंड,
25 साल सेलिब्रेट किया जा रहा है, कई तरह के आयोजन किए जा रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि इन 25 सालों में हम उत्तराखंड को कहां ले जा पाएंगे? आपसे इसलिए पूछना जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी की सरकार यहां पर रही है, कांग्रेस का भी लंबे वक्त तक यहां पर शासन रहा है। तो ऐसे में जो सपना उत्तराखंड के लिए देखा गया था, उसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी जब कांग्रेस का शासन था तो कांग्रेस की भी थी। बिल्कुल सही बात है। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रभात भाई पूरे उत्तराखंड वासियों को, पूरे देश को इस रजत जयंती का जो है शुभकामनाएं देती हूँ। बिल्कुल जी सही कहा आपको भी। आपने कि उत्तराखंड जो है जवान हो गया है, परिपक्व हो गया है। बिल्कुल सही बात है। जब उत्तराखंड के, आज मैं उन शहीदों को, हमारी कांग्रेस पार्टी ने शहीद स्थल जाकर आज जो है नमन किया शहीदों को, जिन्होंने 42 लोगों ने, जिन्होंने अपने इस उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए अपनी शहादत दी है, उनको मैं सच सच नमन करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से। भगवान उनको जन्नत में अपना जो है स्थान दे। पहली बात। दूसरी बात, आज हमारे कांग्रेस के सभी पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी, यशपाल आर्य जी, और इस समय के वर्तमान एसएसबी प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी सहित सभी वरिष्ठ कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में शहीद स्थल पहुंचे और हमने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। बात तो आपने जो पूछा है बिल्कुल सही है। बिल्कुल लाजमी है कि जब किसी राज्य के लिए सपना देखा जाता है तो, और जब इतनी बड़ी और उस राज्य के लिए जहां पर इतनी बड़ी शहादत दी गई है, तो जाहिर सी बात है कि हम चाहते हैं कि जब वो राज्य हमें इतनी कठिनाइयों के बाद मिला तो वो राज्य जो है पुष्पित हो, पुलकित हो, और जो है ऊंचाइयों की सीढ़ियों पर चढ़े। लेकिन और ऐसा हुआ भी। आपने बिल्कुल सही कहा कि खाली भाजपा की का राज नहीं है, कांग्रेस का योगदान। अरे मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रही हूँ कि छोटे राज्य की कल्पना तो कांग्रेस के जमाने, सर्वप्रथम श्रीनगर हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ही आए थे। उन्होंने, नेहरू जी इंदिरा जी का प्रिय स्थल रहा, और इस तरह से नहीं रहे, बहुत ही ये जो है एजुकेशनल हब भी पहले था। लेकिन जब ये राज्य बना, और राज्य बनने के बाद जब हमारे मुख्यमंत्री, विकास पुरुष जिसे आप कहते हैं, और सारी विश्व जानता है, सारी दुनिया जानती है कि विकास पुरुष के नाम से स्वर्गीय मुख्यमंत्री एनडी तिवारी जी, नारायण दत्त तिवारी जी, जिनको उनको भी आज मैं नमन करती हूँ, उन्होंने इसको ऊंचाइयों पर, इस राज्य को ऊंचाइयों पे लेके आए। उन्होंने हर तरफ से विकास, ऐसे ही नहीं विकास पुरुष कहलाए, उन्होंने हर तरफ विकास ही विकास किया। पहली वो जो है इंजीनियरिंग कॉलेज लाने वाले एनडी तिवारी जी हैं, सिडकुल की स्थापना करने वाले एनडी तिवारी जी हैं। ये जो रोड मैप तैयार हुआ, जो कुछ भी हुआ, उतना जो है आप किसी भी मुख्यमंत्री या किसी के राज में भी नहीं हुआ। और जहां तक बात है कांग्रेस पार्टी, तो अरे भाई कांग्रेस पार्टी ने तो इस देश को आजादी दिलाने में के लिए अपना लहू बहाया, अपनी शहादतें दी हैं। तो इस तरह से इस राज्य से वाकई प्रेम है और इसीलिए विकास करने का। लेकिन विडंबना इस बात की है, आज मुझे आपके चैनल के माध्यम से कहते हुए बड़ा कष्ट हो रहा है कि इस तरह, जिस तरह से भाजपा राज में, ठीक है उनकी गलती नहीं हो, वो तो जब देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे तो भी उन्होंने साथ नहीं दिया, तो मंजू इसको जी, चरम सीमा। आपने सारी बातें कही, आपने एनडी तिवारी का नाम लिया, सब कुछ रहा। देखिए, लेकिन कभी भी किसी राज्य को जब हम बढ़ाते हैं तो उसके लिए एक प्रशासनिक अमला कहां से काम करेगा, उसके लिए एक राजधानी की जरूरत होती है। आपके शासनकाल में भी कोई स्थायी राजधानी नहीं बन पाई, और उसके बाद अब आप इसको दूसरे उस पर थोप सकते हैं, लेकिन विपक्ष में रहकर आप अपना धर्म निभा सकते हैं। लेकिन जब आपका राज था तब भी कोई स्थायी राजधानी तो होनी चाहिए ना, कहीं उसका एक ठिकाना तो होना चाहिए ना, जहां पर बिल्कुल बैठकर सही। सारी बातों को किया जा सके, सारे प्रशासनिक अमले को ये निर्देश दिए जा सके कि आपको आगे बढ़ा। चलिए मैं आपके पास लौटूंगा, रविंद्रनाथ कौशिक जी हमारे साथ जुड़ गए। मैं इस सवाल के साथ वापस लौटूंगा। वरिष्ठ पत्रकार रविंद्रनाथ कौशिक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र जी, 25 साल का एक युवा उत्तराखंड, जब कोई बच्चा पैदा होता है ना, तो शुरुआत में बच्चे को पालने पोसने के लिए बहुत ज्यादा लाड़ प्यार की उसको जरूरत पड़ती है, उसकी बहुत देखभाल की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब वो युवा हो जाता है तो उससे उम्मीदें लगना शुरू हो जाता है।
राजनीतिक दलों की बात करें, जब सत्ता में होते हैं तो उसको पालते पोसते हैं, जब विपक्ष में हो जाते हैं तो एक पड़ोस की तरह, जैसे पड़ोस में होते हैं ना कुछ लोग जो उसकी कमियां गिनाने लगते हैं, लेकिन वो कमियां विपक्ष में रहते हुए गिनाना जरूरी भी कई बार हो जाता है ताकि सत्ता पक्ष उसको सही तरीके से पाले पोसे और सही तरीके से आगे बढ़ाए। आप इन 25 सालों को किस तरीके से देखते हैं? क्या जिस सपने के साथ उत्तराखंड को अलग राज्य बनाया गया था, क्या उस सपने को पूरा कर पाए हैं? रविंद्र जी, आपका शायद माइक बंद है। एक तो आप माइक चालू करें और थोड़ा सा अगर आप पीछे हो सके ताकि आपका पूरा चेहरा दिख सके। थोड़ा सा आप पीछे हो जाएं, थोड़ा दूर हो जाएं और माइक चालू कर लें। बिल्कुल पीछे आप हो जाएं ताकि आपका पूरा चेहरा हम देख सके। जी जी। मेरी मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, आप जी बोलिए। तो मैं आपको बता रहा, जिन दिनों उत्तराखंड राज्य आंदोलन चल रहा था, तो ये आंदोलन लंबा चला। 5-6 साल तक आंदोलन चलाना जो है वो आसान। इतना बड़ा राज्य था। यहाँ पे अरे भाई फोन काटो सैनी साहब। आपके कॉल की वजह से ना हो। नहीं, एक्चुअली आपके यहाँ से ही फोन आ रहा है। सैनी साहब हैं कोई? कंटिन्यू कीजिए। हाँ, मैं आपको बता रहा था कि जिन दिनों आंदोलन चल रहा था तो उस समय बुद्धिजीवी बड़ी संख्या में जुड़े हुए थे, राज्य कर्मचारी भी इसमें जुड़े हुए थे। तो उस समय एक नारा चलता था कि साहब हम जो है जो राज्य बना रहे हैं अपना, उसकी परिकल्पना थी कि भाई जो पड़ोसी राज्य है हिमाचल प्रदेश, वो भी पर्वतीय राज्य है, कि उसके जैसा बनाना चाहते हैं। तो चूंकि जब राज्य आंदोलन चल रहा था तो लोग पूछते थे कि भाई तुम अलग राज्य बना तो रहे हो, लेकिन किस तरह का राज्य बनाना चाह रहे हैं आप? भाई अगर आप पहाड़ी राज्य बनाते हैं तो अन्न कहाँ से आएगा, रोजगार कहाँ से आएगा, उद्यम कहाँ लगेंगे, वगैरह वगैरह। तो उस समय एक नारा लगता था कि भाई हम जो है हिमाचल प्रदेश जैसा राज्य बनाना चाहते हैं। तो अभी मैं दोनों प्रदेशों का जो है आंकड़ा देख रहा था। हिमाचल प्रदेश को बने हुए जो है 50 साल हो गए। उत्तराखंड को भी 25 साल हुए हैं कुल मिलाकर के। आबादी उत्तराखंड की 25% हिमाचल प्रदेश से ज्यादा है, लेकिन जो इसका वार्षिक बजट है वो हिमाचल प्रदेश से सीधे सीधे आपकी जो है 2 गुना है इस समय। एक मानक माना जाता है कि भाई प्रति व्यक्ति आय क्या है। प्रति व्यक्ति आय जो है हमारी हिमाचल प्रदेश की है 2,57,000 रुपए और उत्तराखंड की है 2,74,000 रुपए। तो इस मानक से भी हम जो है हमारा जो प्रगति है बड़ी संतोषजनक है। राजनीतिक वजन हमारा जो है वो केंद्र में हिमाचल प्रदेश से ज्यादा है। वहां से आपके जो है 4 सांसद जाते हैं, हमारे यहाँ से 5 सांसद जाते हैं। तो कुल मिलाकर के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम चल रहा है और बड़े जोरों शोरों से काम चल रहा है। इतना चल रहा है कि उतना उत्तराखंड का कुल बजट नहीं है जितना केंद्र हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की जो हमारे प्रोजेक्ट है उनमें दे रहा है। जी। तो मुझे तो कोई असंतोष का कारण नजर नहीं आता जनता की दृष्टि से। बाकी राजनीतिक दल हैं तो वो मांग नहीं करेंगे, सपने नहीं दिखाएंगे तो सत्ता में कैसे आएंगे? जी जी। चलिए, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। आप एक बार कट करके इस कॉल को और वापस रिजॉइन कीजिए ताकि आपका वीडियो भी एक बार वापस आ सके। मंजू जी, मैं आपके पास लौटूंगा। आप कुछ कहना चाह रहे थे। मेरा जो सवाल था कि एक स्थायी राजधानी की जरूरत होती है जहां पर एक प्रशासनिक अमला बैठ सके और एक जो विधानसभा के सत्र चलते हैं वो एक स्थायी जगह पर चल सके। इसको पहाड़ और मैदान की लड़ाई बना दिया गया। कांग्रेस के शासनकाल में भी ये हुआ। बीजेपी का तो ये कहना है कि हालांकि दोनों ने अपने स्तर पर उसको स्थायी जगह देने की जो कोशिशें की वो अंजाम तक नहीं पहुंची, लेकिन बीजेपी इस बात का जरूर झंडा उठाती है कि उन्होंने कम से कम उसको नाम तो दिया कि ये हमारी स्थायी राजधानी है। देखिए, अस्थायी राजधानी गैरसैंण जो है
वो कांग्रेस के समय से ही, जब हमारे इधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी थे, तभी ये डिसाइड हो गया था और वहां पर काम शुरू हो गया था। उसके बाद कांग्रेस की, और उसके बाद बहुत बड़ी आपदा जो है केदारनाथ वाली जो आपदा आ गई थी, उस समय काम जो है कुछ प्रतिबंधित हो गया था, पूरा कार्य नहीं हो पाया था इस कारण। और उसके बाद से भाजपा जो है 2 बार, मोदी जी कहते हैं डबल इंजन की सरकार चाहिए, तो उनको ट्रिपल इंजन की सरकार जो है इस राज्य ने दे दिया। लेकिन जहां तक बात है कि हमारे अभी कहा ना कि शहीदों के सपने कुछ और थे, लेकिन इस समय जो है किस तरह से आप देख रहे हैं कि इसकी कल्पना शहीदों ने नहीं किया था कि जब हमारा उत्तराखंड राज्य बनेगा तो एक सरकार ऐसी आएगी कि पूरे उत्तराखंड की जो सरकारी नौकरियां हैं बेच देंगे, कंपनियां बेच देंगे, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे होगा, महिला उत्पीड़न चरम सीमा पे होगा, जिसका ज्वलंत उदाहरण अंकिता हत्याकांड है। और आपने कई घटनाएं ऐसे सुनी होंगी कि सरेआम राष्ट्रपति जी के मौजूद होते हुए यहाँ पर उत्तराखंड शहर में मौजूद उनके नाक के नीचे से करोड़ों की जो है डकैती पड़ जाती है शहर में। तो प्रशासन जो शासन प्रशासन की व्यवस्था वो ध्वस्त आपको नजर आई। महिला उत्पीड़न चरम सीमा पे यह जग जाहिर हो गया है। और आपने देखा है जो नेशनल न्यूज आई है उसमें भी उत्तराखंड महिला अपराध में 10वें स्थान पे रहा। और सबसे बड़ी बात, जो पेपर लीक का आपने देख लिया कि किस तरह आए दिन पेपर लीक हो जाते हैं और बेरोजगार युवा सड़कों पे जब उनको नौकरी करनी होती है तो बेचारे आंदोलन कर रहे होते हैं, उसके बाद उनको लॉलीपॉप दिया दिया जाता है, हम ये करेंगे वो करेंगे और नौकरी से बचे। और सबसे बड़ी जो उपलब्धि इस उत्तराखंड में थी, जो कांग्रेस ने कभी भी नहीं उनको छेड़ा, कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन हर घर, पहाड़ों में जो है हर घर से एक बंदा फौज में होता था, और जिसका रिटायरमेंट के बाद जो है उसके घर में पेंशन आती थी, उसके माँ बाप उसके परिवार का खर्चा चलता था। वो भी इन्होंने सैनिकों के साथ भी अत्याचार किया, सैनिकों की भी नौकरी छीन के। एक विधायक एक दिन के लिए जो है अगर इलेक्ट होता है तो उसको पूरी जिंदगी पेंशन मिलती है, लेकिन 4 साल में युवाओं को 4 साल की नौकरी से निकाल बाहर कर दिया। लुभावनी बातें करके हम यहाँ देंगे, तो आप बताइए कितने प्रतिशत जवानों को हमारी नौकरी मिल रही है। तो सबसे बड़ा जो पहाड़ की रोजी रोटी, उनके थाली से रोटी छीनी गई, वो अग्निवीर जैसी योजना लाके छीनी गई। तो इस तरह से आपने देखा सिलकियारा टनल जो है, यहाँ पर तो राज क्या, उत्तराखंड वासियों को क्या मिल रहा है? बड़े बड़े ठेके तो गुजरातियों का, फूल तक का ठेका आपने देखा होगा कि इस समय जब दर्शन हो रहे थे तो वहां फूल वाले भी गुजरात के थे। तो बड़े बड़े ठेके अपने मित्रों को मोदी जी दिलवा के, अडानी अंबानी और यहाँ की जनता को मूर्ख खाली बनाया जा रहा है कि हम आप स्वदेशी चीजें मड़ुआ केदो और ये और जब यहाँ इन्वेस्टर सबमिट होता है तो ताज की कैटरिंग परोसी जाती। तो वही है दो हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने की कुछ मैं और। लौटूं आपके जहां पास। आप एक सेकंड और दीजिएगा आप मुझे, कि इस साल इतनी बड़ी आपदा हमारे पहाड़ में आई कि गांव के गांव नष्ट हो गए, लोगों के घर उजड़ गए। उस समय इस तरह जो है रजत जयंती पे करोड़ों रुपया जो खर्च किया जा रहा है, यही अगर उन लोगों के घर बसा दिए जाते, उनको परिवार को दे दिया जाता और सिंपल तरीके से हम मनाते तो शायद कुछ ज्यादा अच्छा होता और हमारे जो आंदोलनकारी शहीद है उनकी आत्मा को शांति मिलती। चलिए रविंद्र जी, देखिए जब इसका मूल जब हम इसके मूल में जाते हैं रविंद्र जी, तो ये देखते हैं कि हम जो, मैंने हालांकि शुरुआत में भी इस बात को बोला था कि पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी, पहाड़ के काम आए। क्या इन 25 सालों में रविंद्र जी आपसे ये जानना चाहेंगे, पहाड़ की जो जवानी है, यानी कि जो हमारा युवा है, उसका पलायन रुक पाया, कितना रुक पाया, और इसके लिए आगे किस तरह के कामों की जरूरत महसूस आपको होती है? और पहाड़ का पानी, पहाड़ के जो ऊपरी इलाके हैं जहां पर खेती थोड़ी बहुत होती है, पहाड़ी उस पानी को रास्ते में उन जगहों पर खेती के लिए रोक पाने को लेकर एक मुझे लग रहा है कि एक योजना शुरू तो की गई है और उसकी वजह से वहां पर थोड़ा सा उनको फायदा भी इसका मिला है। लेकिन क्या इन दोनों स्तरों पर, बड़े स्तर पर काम होने में अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन क्या इसकी शुरुआत और हम उस तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं आपको इन 25 सालों में? देखिए, पलायन तो वाकई नहीं रुका है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि कोशिश नहीं हुई है। कोशिश हो रही है, उसमें कामयाबी कितनी मिली है वो अलग प्रश्न है जी। लेकिन ये नहीं कह सकते कि उसमें सरकार का ध्यान इस ओर नहीं है या उसकी चिंता नहीं है। पलायन आयोग बना है, आयोग से भी शिकायतें हैं कि भाई वो बजाय जो है ग्राउंड जीरो पे जाने के बजाय
वो आके देहरादून में बैठ करके आंकड़े जो है आंकड़ेबाजी करते रहते हैं। ये सब शिकायतें अपनी जगह हैं, लेकिन ये नहीं है कि भाई सरकार का ध्यान इस ओर नहीं है या वो योजना नहीं बना रही। देखिए, पलायन जो है हर प्रदेश में है। पंजाब से पलायन कनाडा के लिए हो रहा है, बिहार से पलायन जो है पूरी दुनिया के लिए हो रहा है, उत्तराखंड से भी पलायन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे संसाधन नहीं है, अर्थव्यवस्था जो है वो पहाड़ केंद्रित नहीं है। देखिए, पहाड़ में हमारे पास इस समय क्या है कि भाई तीर्थाटन और पर्यटन, उसे बढ़ाने में सरकार की पूरी जोर लग रही है, लेकिन अब ध्यान में ये आ रहा है कि यहाँ की कैरिंग कैपेसिटी है। अब आप जितनी जनसंख्या है उतने आप बाहर से मेहमान बुला लोगे तो उतनी सड़कें नहीं हैं। सड़कें बनाते हैं तो फिर पेड़ कटते हैं, पहाड़ कटते हैं, फिर आपको पर्यावरण की चिंता होती है। तो ये संक्रमणकालीन है हमारी अर्थव्यवस्था। लेकिन आप ये नहीं कह सकते भाई कुछ नहीं हुआ है या कोई प्रयास नहीं हो रहा है। बिल्कुल, मैं मानता भी हूँ इसको रविंद्र जी। देखिए, थोड़ा सा समय भी लगता है किसी चीज को एक अंजाम तक पहुंचाने में। हमारे साथ हमारे जो देहरादून से ब्यूरो चीफ हैं श्रीनिवास पंत जी, वो भी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। पंत जी, सबसे पहले तो आपको बधाई इस बात की कि आप 25 साल के युवा उत्तराखंड का हिस्सा हैं और आप उसका अब इसको जश्न के तौर पर मना रहे हैं। प्रधानमंत्री वहां पर आ रहे हैं, राष्ट्रपति वहां पर आ रही हैं, लेकिन इन सबके बीच कुछ सवाल, देखिए राजनीतिक स्तर पर सवाल करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो नेतृत्व जनता का करते हैं वो नेता करते हैं और वो वहां पर नीतियां तय करते हैं। दो तीन चीजें हैं, एक तो औद्योगिक विकास और पर्यावरण, दूसरा पलायन यानी कि बेरोजगारी, और इसके अलावा हम अगर बात करें पहाड़ बादाम मैदान की जो लड़ाई है, यूकेडी जो इसके आंदोलन, राज्य आंदोलनकारियों के मूल से अगर हम जोड़कर देखें तो उसमें यूकेडी का सबसे पहले नाम आता है। बाद में बीजेपी और कांग्रेस को मौका मिला। यूकेडी उस तरीके से अपनी भूमिका नहीं निभा पाई, सहयोगी संगठन के तौर पर रही, हालांकि उसको बहुत बड़ी भूमिका में आना चाहिए था। क्या लगता है आपको, जो विषय और जो मुद्दे मैंने आपको गिराए, उनमें क्या वो मुद्दे क्या राजनीतिक लड़ाई के बीच में सिर्फ मुद्दे भर रह गए या उन पर गंभीरता से काम हुआ, और क्या जरूरत आपको महसूस होती है कि उनको मुद्दों को जमीनी स्तर पर फलीभूत करने के लिए राजनीतिक जो इच्छा शक्ति है उससे ऊपर उठकर काम करने की जरूरत महसूस होती है, क्योंकि 25 साल वक्त कम नहीं होता। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड 25वें साल में प्रवेश कर रहा है और 25 साल अपने आप को पैर जमाने के लिए, नींव डालने के लिए, इमारत को बुलंदियों पर अगर पहुंचाना है तो उसकी जो नींव होगी वो सबसे मजबूत होगी। और युवा अवस्था से लेकर जब 25 साल की अवस्था तक कोई व्यक्ति, जैसे हम घरों में कहते हैं, परिवार में जब कोई लड़का बड़ा हो जाता है 18 साल से 25 के बीच, तो फिर उसको देश की अलग अलग सेवाओं में जाने का मौका मिलता है और वो वहां पर अपनी कैपेसिटी, अपना पोटेंशियल सब कुछ दिखाता है और देश को चलाने का काम करता है। उत्तराखंड के लिहाज से हम बात करते हैं तो उत्तराखंड एक ऐसा राज्य जो 25 साल के सफर में बहुत कुछ मिला है और बहुत कुछ मिलना बाकी है। ऐसा नहीं हुआ कि 25 साल में कुछ नहीं हुआ, चाहे सत्ताधारी दल के तौर पर भारतीय जनता पार्टी रही हो या कांग्रेस ने शासन किया हो, यूकेडी का समर्थन प्राप्त लिया हो, लेकिन उसके बावजूद उत्तराखंड में बहुत अच्छा खासा विकास हुआ है। उत्तराखंड में आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं सुदूर पर्वतीय जनपद चमोली के सीमांत क्षेत्र है वहां से ताल्लुक रखता हूं, लेकिन मैं आज देहरादून में बैठकर आपसे बात कर रहा हूं। यानी मेरे रहन सहन में, मेरी विचारों में, मेरी पृष्ठभूमि में कहीं ना कहीं इन 25 सालों के सफर में बदलाव आया है। और बदलाव आया है मेरी मेहनत से, मुझे जो मौके मिले उसके वजह से। तो ये सबके साथ है। इन्हीं 25 सालों में बहुत कुछ हुआ है। हमारे पास सिडकुल है, हमारे पास एम्स है, मेडिकल कॉलेज हमारे पास है, इंडस्ट्री हमारे पास है। हाँ, ये जरूर है कि उत्तराखंड का जो जन्म हुआ था, उत्तराखंड की जो अलख थी, वो छात्र राजनीति से एक पृथक राज्य के रूप में मांग बढ़ी थी और जो आवाज लखनऊ में नहीं सुनाई देती थी, उसके लिए एक नया तंत्र होगा, नया निजाम होगा और वहां पे अपने ही हुक्मरान होंगे तो वो अपनी पीड़ा को समझेंगे। ये मूल मंत्र था और शायद इसी पर यह आंदोलन छात्र राजनीति से उठ करके मातृशक्ति के हाथों में गया, युवा शक्ति के हाथों में गया और एक पृथक राज्य की मांग हुई। लेकिन पृथक राज्य की मांग को तो समाधान के तौर पर दिया गया, लेकिन उसको एक अदद जो स्थायी राजधानी चाहिए थी, पहाड़ पर केंद्रित चाहिए थी। जैसे कौशिक साहब ने भी कहा, सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने भी बिल्कुल जो अपना अनुभव सामने रखा कि पहाड़ केंद्रित योजनाएं तो बनती हैं
मगर ग्राउंड में जाकर के उसकी जब रियलिटी चेक की जाती है तो 25 साल के सफर में हम उन बातों का भी ध्यान रखते हैं कि कहां कमियां हो गई। क्या पहाड़ केंद्रित हमने कोई विकास की योजनाएं चलाई हैं, उसका मॉनिटरिंग सिस्टम हमने ठीक किया है? आज भी जहां पर हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण भराड़ीसैंण में है, वहां पर पानी के लिए लोग तरसते हैं। ये बुनियादी वो सवाल है जिन पर काम किया जाना बाकी है। लेकिन सरकार के पास तीर्थाटन और पर्यटन, ये दो चीजें हैं जो एक आर्थिकी, ये जो रीढ़ के तौर पर काम करती है, और फिर कैरिंग कैपेसिटी सामने आ जाती है कि क्या उत्तराखंड इन चीजों को आगे बढ़ाने के लिए अपने पोटेंशियल से अधिक आबादी को झेलने के लिए तैयार है। उस तरीके की तमाम व्यवस्थाएं, तमाम चीजें सामने आती है। लेकिन इस बात से हमें खुशी मनानी चाहिए डॉक्टर साहब कि 25 सालों के सफर में हम ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं मिला। राजनीतिक स्तर पर भी बहुत कुछ मिला, राजनीतिक अस्थिरता भी मिली, लेकिन साथ ही साथ हमें बहुत कुछ मिला। पंत जी, आपने सही कहा, बहुत कुछ मिला है और मिलने की कोई सीमा नहीं होती है। विकास का कोई एक ऐसा पैमाना भी हम तय नहीं कर सकते। विकास एक सतत प्रक्रिया है जो लगातार चलती रहती है, और हम ये उम्मीद करते हैं, आशा भी करते हैं कि राजनीतिक जो दल हैं वो, देखिए, सत्ता बदलेगी लेकिन स्थायी लाभ जनता को वो दे, इस सोच के साथ आगे बढ़े, दीर्घकालिक नीतियां वहां पर बने। इसके अलावा जो मुद्दे हैं वो मुख्य धारा, राजनीति की मुख्य धारा का हिस्सा बने, ताकि अब तक जो विकास हुआ है उसको और गति दी जा सके। एक बार फिर आप सभी को न सिर्फ उत्तराखंड की रजत जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बल्कि जो वहां की एक विशेष दिवाली जो होती है उत्तराखंड की एक अलग छठा वहां पर इगास होती है, उसको मनाया जाता है, उसकी भी आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और हम ये उम्मीद करते हैं, शुभकामनाएं देते हुए, कि अब जब हम अगले साल इसको लेकर इसी वर्षगांठ पर जब हम चर्चा करेंगे नवंबर के महीने में, तो हम कम से कम उन मुद्दों को लेकर बात नहीं करेंगे जिन मुद्दों पर आज हमने बात की। विकास के नए पैमाने तय करने को लेकर हम उन मुद्दों पर बात करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, और बहुत बहुत शुक्रिया भी कि आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े। नमस्कार।